दोस्तों हम बात करने वाले इंडियन इंडो आर्यन थ्योरी के बारे में। तो अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि इंडो आर्यन थ्योरी, तो उसको पहले बोलो यार कुछ होता ही नहीं है, तो सर्च कर लो। तो एक्चुअली क्या है, इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। अगर आप विकीपीडिया पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है देख लो, ये मैप है पूरा का पूरा। तो मिस्टर मैक्स मूलर थे, उनका कहना था, उन्होंने ये थ्योरी दिया हुआ था कि यहाँ पे जहाँ पे आप वन देख रहे हो, कहना है कि यहाँ से एक प्रजाति निकली थी जो कि कुछ नॉर्थ इंडिया की तरफ आ गई, कुछ वेस्टर्न यूरोप की तरफ चली गई। ऐसे आर्यन का मतलब क्या होता है भाई? आर्यन का मतलब होता है एक बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत ही गुड पर्सन। अब ये जो आर्यन वर्ल्ड है ये संस्कृत से लिया गया, जो कि हमारा एक वैदिक लैंग्वेज है, बहुत ही पुराना लैंग्वेज है। अब तो लगभग विलुप्त होने के कगार पे है, लेकिन हालांकि बनारस में अभी भी लोग काफ़ी बोलते हैं। और मेरे स्कूल में सब्जेक्ट भी था संस्कृत, तो जब मैं स्कूल में था तो अब थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ। तो मिस्टर मैक्स मूलर का कहना ये था कि करीब 1500 बीसी की बात है। उस समय सेंट्रल एशिया से कुछ लोग नॉर्थ इंडिया में आए, और वो लोग अपने साथ में वैदिक कल्चर लेकर के आए और संस्कृत लेकर के आए। भाषा, संस्कृत भाषा है, उन्होंने यहाँ पे आके स्टार्ट की, और बाकायदा फार्मिंग, एग्रीकल्चर सब कुछ उन्होंने यहीं पे स्टार्ट किया। तो जो मिस्टर मैक्स मूलर था वो जर्मन का था, जर्मन में पैदा हुआ था, और वहाँ का एक बहुत बड़ा फिलोजिस्ट था और राइटर था। अच्छा, उस टाइम पे क्या था, जर्मनी में क्रेज चलता था संस्कृत सीखने का, बहुत लोग संस्कृत सीखना चाहते थे। भाई मैं तो जान के हैरान हो गया यार, ये तो हमारी वैदिक लैंग्वेज है, हमारा अपना खुद का लैंग्वेज है, ये लोग क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो अब देखो, उसने सीखा भी कहाँ, जर्मनी में सीखा, तो अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसकी जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट कहाँ से मिला? इसको सपोर्ट मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसका नाम था मॉर्टिमर व्हीलर, तो उसने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग इंडिया में भी थे भाई, उनको पॉलिटिक्स वाला बेनिफिट मिलना था। अब ऐसी थ्योरी डाल दी, अब इंडिया वाले आपस में डिवाइड हो गए कास्ट के नाम पे, फिर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के नाम पे अब पॉलिटिक्स वालों को भी फ़ायदा हो गया, और बाकी ब्रिटिश को तो फ़ायदा ही हुआ है, डिवाइड एंड रूल करो। अच्छा भाई, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस थ्योरी को सिरे से नकार दिया। अब उनके नाम बताता हूँ आपको। स्वामी विवेकानंद, कौन नहीं जानता, ट्रंप भी जानता है उनको तो। फिर बी आर अम्बेडकर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, इंडिया के बच्चे बच्चे से पूछ लो सबको पता है। मिस्टर राम विलास शर्मा, इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे। इनकी किताब का नाम था आर्य और द्रविड़ भाषा परिवार का संबंध। फिर मिस्टर भगवान सिंह, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, मिस्टर द वैदिक हड़प्पा। फिर आता हूँ लियोन पोलियाकोव, हो सकता है मैं नाम ठीक से ना बोल पाऊँ, लेकिन आप स्पेलिंग पढ़ लो। ये भैया फ्रेंच हिस्टोरियन थे, और इन्होंने लिखा हुआ था एक किताब द आर्यन मिथ। इसमें तो इन्होंने पूरे सिरे से नकार दिया उसकी पूरी थ्योरी को, बोल दिया कि भाई ये तो बस इंडियंस को बांटने के लिए थ्योरी डाल रखी है इन्होंने, और कुछ नहीं। फिर एक और नाम है, नाम मैं फिर से ठीक से बोल नहीं पाऊँगा, लुइगी लूका कावेली सफ्रोजा। अब ये जो बंदा था, ये वर्ल्ड का फेमस पॉपुलेशन जेनेसिस्ट था। उसने क्या बोल उसने क्या बोला कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ये पूरी की पूरी जो इसका जेनेटिक हेरिटेज है वो इसका खुद का है, और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है बाहर की किसी दूसरी तहजीब से। अच्छा भाई, अब मैक्स मूलर ने थ्योरी तो लिख दी, लेकिन किस बिहाफ पे रखी, किस बेसिस पे रखी? तो उसने देखो किस बिहाफ पे रखी, उसने रखा पहला लैंग्विस्टिक, दूसरा था जेनेटिक्स, तीसरा सिमिलैरिटीज़ इन स्क्रिप्चर्स, और चौथा तो नहीं था, चौथा बाद में डिटेल बात करता हूँ, पहले इन तीन को डिटेल में पढ़ता हूँ। तो पहला जो था लैंग्विस्टिक। अब लैंग्विस्टिक में क्या होता है कि उसने देखा भाई बंदे ने संस्कृत पढ़ रखी थी, और ग्रीक भी पढ़ा हुआ था, और जर्मनी में पैदा हुआ था, तो उसने कई सारी लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज़ देखी। तो उसने बोल दिया भाई ऐसा है कि भाषाएं कुछ मिलती जुलती है, मतलब ये वहाँ से वहाँ गया। मैं आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखाता हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं न्यू, संस्कृत में बोलते हैं नव, हिंदी में बोलते हैं नया, और लैटिन में बोलते हैं नोवास। ऐसे एक और इंग्लिश में वर्ड होता है पाथ। पाथ को संस्कृत में बोलते हैं पथ, ग्रीक में बोलते हैं पैथेस। ऐसे एक वर्ड होता है दांत, हिंदी में बोलते हैं दांत, संस्कृत में बोलते हैं दंतम, और इंग्लिश में डेंटल आता है, लैटिन में डेंटिस आता है। फिर एट, इंग्लिश में एट बोलते हैं, संस्कृत में अष्ट बोलते हैं, ग्रीक में ऑक्टो बोलते हैं। फिर एक वर्ड होता है मीडियम, इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं, संस्कृत में मध्यम बोलते हैं, लैटिन में मीडियम बोलते हैं। फिर एक वर्ड और बताता हूँ, ब्रदर। ब्रदर ब्रदर सुना होगा आपने, तो इंग्लिश में इसको ब्रदर बोलते हैं, फिर लैटिन में इसको फ्रैटर बोलते हैं, ग्रीक में इसको फ्रैटर बोलते हैं, फिर संस्कृत में इसको भ्रतर बोलते हैं, जर्मनी में ब्रडर बोलते हैं, सैक्सोन में ब्रडर बोलते हैं, डच में ब्रॉयडर बोलते हैं, और ओल्ड स्लैविक में ब्रैटू बोलते हैं, और ओल्ड आयरिश में ब्रैथर बोलते हैं। कितनी सिमिलैरिटीज है भाई। फिर एक वर्ड और बताता हूँ, संस्कृत में बोलते हैं राजा, लैटिन में बोलते हैं रजीम। कितना डिफरेंस, कितना सिमिलैरिटीज़ है। फिर एक वर्ड बोलते हैं देव संस्कृत में, फिर लैटिन में डियो, ग्रीक में थियो, फ्रेंच में डियो। फिर संस्कृत में हम लोग बोलते हैं देवास,
लैटिन में बोलते हैं डिवर्स, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइन। अच्छा एक लास्ट बता रहा हूँ, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इग्नाइट, लैटिन में बोलते हैं इग्निस, संस्कृत में बोलते हैं अग्नि, और हिंदी में बोलते हैं आग। कितनी सिमिलैरिटीज़ है। तो बंदे ने देखा भाई भाषाएं मिलती जुलती, मतलब यहाँ से गया है। तो जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो कहते हैं भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि भाषाएं वहाँ से यहाँ आ गई हो। कैसे कह सकते हो कि यहाँ से वहाँ गई हो, क्या पता कुछ लोग वहाँ से यहाँ गए हो, भाषाएं लेकर के आ गए हो। तो ये चीज़ें थी। दूसरा बेस क्या था मैक्स मूलर के सिद्धांत का, जेनेटिक डिफरेंस। बंदे ने ये बोला कि भाई देखो नॉर्थ इंडिया के लोग जो होते हैं ज़्यादातर गोरे होते हैं, साउथ इंडिया वाले काले होते हैं। तो बाद में विद्वानों ने ये बोला भाई कौन सी नज़र से देखते हो तुम, जाके देखो साउथ इंडिया में एक से एक गोरे गोरे होते हैं लोग होते हैं। अब फिल्में देखी होगी आपने साउथ इंडिया में, ये कितनी मतलब हीरो हीरोइंस होते हैं, काफ़ी अच्छे भी होते हैं। जो वहाँ गए नहीं उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग होते हैं जो काले काले होते हैं। तो इवन वेस्ट बंगाल में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, तो ज़्यादातर लोग आपको बीच के कलर के मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में चले जाओ तो गोरे मिलेंगे, साउथ इंडिया में चले जाओ थोड़े काले मिल जाएंगे। तो विद्वानों ने ये कहा भाई ये जो हमारा ट्रॉपिकल जो रेखाएं वगैरह होती है इनसे डिपेंड करता है एनवायरनमेंट कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से आ गया तो कोई काला हो गया कोई गोरा हो गया। और खुद का मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, मैं 1.5-2 साल कर्नाटक में रहा था भाई, मुझे लोग खुद बोलने लगे थे यार तुम तो साउथ इंडियन हो, काले होते जा रहे हो, देख लो फोटो। चलो अगली बात पे आता हूँ, सिमिलैरिटीज़ इन स्क्रिप्चर। तो मैक्स मूलर ने ऋग्वेदा को पढ़ा हुआ था जो कि वैदिक हमारा था। अच्छा उसके बाद उसने अवस्था को भी पढ़ा हुआ था और जोरोस्ट्रियनिज्म को भी पढ़ा हुआ था। जो अवस्था थी वो एशियन ईरान की एक स्क्रिप्चर थी। तो उसने देखा भाई काफ़ी सिमिलरिटीज़ दिख रही, तो बंदे ने बोला कि भाई क्या पता यहाँ से वहाँ गया हो। तब यहाँ पे मैं फिर से वही बात पूछता हूँ, क्या पता वहाँ से यहाँ आए हो। अब बहुत लोगों ने यही बात पूछा तो ये चीज़ थी। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अब देखो जो ऋग्वेदा वगैरह हमारे जो कल्चरल बुक्स जो उपनिषद थे वो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था और लंदन ले गए थे। क्या पता आज भी वहाँ पे रखा, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो मैक्स मूलर को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने स्पेशल एक्सेस दिया था, उसको लंदन भेजा था, काफ़ी उसने उसको पैसे दिए और ऋग्वेदा को पढ़ने के लिए, और सबको उसने पढ़ा और तब जाकर के थ्योरी वगैरह बनाई। तो सोचो कितना मिलजुल के काम किया गया एक मिशन के थ्रू। अब क्या होता है भाई 1920 की बात है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज होती है। अभी ये होती है जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, कुछ इंडिया वाला पार्ट है, इनके आसपास में। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो की साइट है। तो वहाँ पे एक शहर निकलता है, बोला जाता है कि 6,500 साल पहले का बसा हुआ शहर था। कुछ लोग तो बोलते हैं कि 9,000 साल पुराना शहर था। तो उसको देखने के बाद लोग कहने लगे भाई अब तो तुम्हारी थ्योरी गलत हो गई कि 6,500 साल पहले पुराना शहर यहाँ मिला है, उस समय बाकायदा ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, मार्केट है, ट्रेडिंग की जगह वगैरह है, और क्या क्या सिक्के हैं, क्या क्या चीज़ें मिली हुई, मतलब तुम तो झूठ बोल रहे थे कि वैदिक कल्चर बाहर से आया। तो उसमें क्या कहते हैं ये लोग, कहते हैं कि नहीं नहीं बाहर से आए थे, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, अपना खुद का सिविलाइजेशन यहाँ पे डाल दिया। हालांकि जो मॉर्टिमर व्हीलर की इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिला कि वहाँ पे आगे किसी ने यहाँ के लोगों को मार काट किया, क्योंकि जो स्केलेटन थे ना कोई भी ऐसे छेड़छाड़ की अवस्था में नहीं मिले कि किसी ने मारा हो, या तो खुद मरे हुए थे या तो बरिड किए हुए थे। तो बाद में जो मॉर्टिमर व्हीलर है उसने खुद बोला कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी बट इट कांट बी प्रूवन एंड इट मे नॉट बी करेक्ट। देखो स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ आपको, विकीपीडिया पे लिखा हुआ था। तो उसमें उन्होंने तो इसको सपोर्ट कर दिया। अब जो लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं उनको भी एक हथियार मिल गया। उन्होंने कहा भाई देखो इसमें कई सारे सिंबल्स मिले, स्वास्तिक का निशान है, फिर जो वैदिक कल्चरल्स वगैरह के पशुपति सील है, ओम सील है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे जो ऋग्वेदा हो गए, उपनिषद हो गए, उनसे मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई आज से 6,500 साल पहले जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो भी वैदिक कल्चर से जुड़े हुए थे। तो ये 3,500 साल पहले जो आप बता रहे हो कि आर्यन आए, तो ये क्या लेकर के आया जब हमारे पास पहले ही 6,500 साल पहले वैदिक कल्चर था। भाई मैक्स मूलर ने क्या बोला कि 3,500 साल पहले आज से 1500 BC में आर्यन वहाँ से वैदिक कल्चर लेकर के आए, और जबकि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कब का मिल रहा है, 6,500 साल पहले मिल रहा है। तो मतलब आप तो झूठ बोल रहे थे। तो यहाँ पर जो डेट की एक्यूरेसी उसके ऊपर सवाल उठ गया। तो अभी भी ये बस विवाद का ही पात्र है। अच्छा तो उसके बाद तो ये तो हो गया, फिर जो कई सारे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ DNA रिसर्च वगैरह किया इंडिया में और इंडिया के बाहर में, तो कई सारी उन्होंने सिमिलरिटीज़ देखी। अब इसके बारे में बाद में क्या कहा जाने लगा कि भाई उन्होंने कहा कि भाई देखो सिमिलरिटीज़ मिल रही, मतलब पक्का लोग यहाँ से इंडिया गए थे। अब इसको डिनाई करने वाले लोग क्या बोल रहे हैं, भाई ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुका था उस टाइम पे, आपको पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में ट्रेडिंग के सी के रास्ते मिले हुए। इसका मतलब साफ है कि लोग यहाँ से वहाँ जाते थे ट्रेडिंग के लिए, वहाँ से यहाँ आते थे, तो पक्की बात है मैट्रिमोनियल रिलेशन बने होंगे, शादी विवाह हुई होगी और लोग मिक्स हो गए होंगे। अब इसमें ये थोड़ी ना कि आप माइग्रेशन थ्योरी डाल दो। अच्छा अब ये बातें हो गया, मैं कुछ ऐसे फैक्ट बताता हूँ जिसने कि पूरी थ्योरी को गलत साबित करके रख दिया है।
तो भाई मिस्टर दयानंद सरस्वती ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाई जो आर्यन थे वो तिब्बत से आए हुए थे। क्यों? क्योंकि हमारे कई सारे जो वैदिक जो भी उपनिषद वगैरह है उसमें मेंशन है कि हम लोग आग की और सूर्य की पूजा करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो तिब्बत वाला हिस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था, सॉरी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। तो ठंडा होने के कारण हम लोग आग और सूरज की पूजा करने लगे, क्योंकि कभी कभी सूरज निकलता था और काफ़ी हम लोग पूजा करने ज़रूरत होती थी उसकी बहुत ज़्यादा। और ऋग्वेदा में एक वर्ड भी मेंशन है, फ्लोरा और फोना, जो कि तिब्बत में भी मिलता है इसका कुछ एग्जिस्टेंस। तो इस बेस पर दयानंद सरस्वती ने बोला कि भाई माइग्रेशन तो हुआ था, लेकिन ये जो मैक्स मुलर बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है कि सेंट्रल एशिया से। एक्चुअली में तिब्बत साइड से लोग इधर आए थे। अच्छा, मिस्टर लोकमान्य तिलक ने भी कुछ ऐसी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाई नॉर्थ पोल से आए थे आर्यंस। और कब आए थे? जब वहाँ पे जो ग्लेशियर्स वगैरह था वो पिघलने लगा तो लोग यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गए। अब देखो, मुझे ये बात काफ़ी हद तक सही लगी। क्यों सही लगी? भाई मैं भी तो हिंदू कल्चर से रिलेटेड करता हूँ, काफ़ी जो वेद है उपनिषद है उनमें मेरा तो रिश्ता है पूरा का पूरा, पूरा रिलेटेड हूँ मैं। तो मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस कहता है, हमारे सबसे जो पुराने भगवान होते हैं कौन होते हैं? भगवान शिव। उनको हम आदि योगी बोलते हैं, सबसे पुराने हैं वो। और उनका घर कहाँ माना जाता है? कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत कहाँ है? जो कि पूरा बर्फ़ टाइप का जो माउंटेन है। तो जो हमारा जो वैदिक उपनिषद है वो बोलता है कि भगवान शिव कैलाश से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि जो पहले जो लोग हो, जो जिसके बारे में आर्यंस बात की जा रही हो, वो डेफिनेटली नॉर्थ पोल की तरफ से ही आए थे। जो हमारे वेद है उपनिषद है वो यही बोलते हैं। तो ये बातें हो गई। अच्छा, एक बात और भी था। उसमें क्या था कि मैक्स मूलर ने लिखा हुआ था कि जो आर्यंस आए हुए थे, इंडो आर्यंस, वो 1500 बीसी में आए हुए थे और यहाँ पे आकर सरस्वती नदी के किनारे आकर के बस गए। भाई नदी से पानी चाहिए होता तो उन किनारे आकर के बस गए। अब यहाँ पे जो विद्वानों ने क्या बोला कि भाई जो ऋग्वेदा आप उठा करके पढ़ लो, उसकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ऋग्वेदा जो है करीब 1500 बीसी के आसपास लिखा गया है। आप बोल रहे हो 1500 बीसी में आर्यंस यहाँ पे आया और 1500 बीसी में ऋग्वेदा लिखा गया है। और ऋग्वेदा में सरस्वती नदी के खत्म होने की पूरी बातें लिखी हुई, कैसे खत्म हुआ था, कितनी बड़ी नदी थी सरस्वती नदी। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी टाइम पे वो लोग आके सरस्वती नदी के किनारे बस गए, उसी टाइम ख़त्म हो गया, उसी टाइम उन्होंने लिख दिया। तो ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लोगों ने बनाया कि भाई ये आपकी थ्योरी जो है बस हवा में लिखी गई है, सच्चाई नहीं है। अच्छा, इसके बाद अभी अभी एक राखी गढ़ी सिविलाइजेशन एक सामने आया है 2015 में। तो हिसार के पास में वहाँ पे खुदाई हुई राखी गढ़ी सिविलाइजेशन वहाँ पे जगह मिली। तो राखी गढ़ी के बारे में जब रिसर्च किया गया तो कार्बन डेटिंग से जो रेडियो कार्बन पता चला डेटिंग से कि ये 4470 BCE का है, मतलब आज से 6500 साल पुराना है। अच्छा, वहाँ पे एक स्केलेटन में रिसर्च किया गया तो स्केलेटन में एक पार्ट होता है पेट्रोस बोन्स, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है डीएनए। तो उसकी जो रिसर्च किया गया तो पता चला कि जो उसका स्केलेटन था वो आज से करीब 2800 BC के आसपास का था और उस स्केलेटन में उनको R1A1 डीएनए नहीं मिला। अब R1A1 डीएनए जो होता है वो वेस्टर्न पीपल का होता है, यूरोपियन का पीपल का होता है वेस्टर्न डीएनए। मतलब अगर वो लोग वहाँ से सेंट्रल एशिया से यहाँ आए होते तो इसमें RND1 मिलता। मतलब आज से 6500 साल पहले यहाँ पे R1A1 डीएनए नहीं था, नहीं मिला उनको। अब नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस सिविलाइजेशन में आप देख रहे हो लोग वैदिक कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, ऊपर से अच्छी खासी सड़कें भी बनी हुई है, ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, पूरा फुल मार्केट है, लोगों को प्रॉपर बरेट किया गया है, मतलब फार्मिंग भी हो रही है, एग्रीकल्चर भी हो रहा है। अच्छा, इसमें एग्रीकल्चर का भी सबूत मिल गया कि एग्रीकल्चर, भाई वो बोल रहा था कि सेंट्रल एशिया से आया, जबकि राखीगढ़ स्टडी में पता चला कि जो एग्रीकल्चर था हमारे पास 6500 साल पहले भी था यहाँ पे। तो वही बात बोला कि भाई सब कुछ तुम्हारे यहाँ पहले से था, तो जो आप बोल रहे हो आर्यन वो आए तो क्या लेकर के आए? तो इसलिए इस थ्योरी ने काफ़ी हद तक उसको नकारा है। हालांकि जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उसमें ये नहीं लिखा गया कि नकारा है, लेकिन ये भी नहीं लिखा गया कि सपोर्ट करता है। तो ये बातें हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है, शायद आप लोग पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों है, ये जो जर्मन राइटर मैक्स मूलर है या फिर जो ब्रिटिश है, ये सब क्यों झूठ बोलेंगे? कुछ लिखा है तो भाई पढ़े लिखे वैज्ञानिक है, सच्ची बात लिखी होगी। तो चलो अब इस पे बात करता हूँ। मुझे भी ये बात कुछ लोगों ने पूछा और मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा था, फिर मैंने इस पर तगड़ा रिसर्च किया और जो बात मेरे सामने आई आप सुन के शौक रह जाओगे। तो भाई बात होती है, सबसे पहले मैं मुद्दा उठाता हूँ मैक्स मूलर का, वो बंदा क्यों झूठ बोलेगा। भाई बंदे ने 1850 के आसपास ये बात लिखी थी। अब जर्मनी में क्या होता था कि दो रिलीजन हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा ज्यूइश और क्रिश्चियंस। तो उनके बीच में क्या था कि विवाद चल रहा था। तो वो ज्यूस उनको बोलते थे कि भाई तुम तो पहले ज्यूस थे, क्रिश्चियंस को बोलते थे, क्रिश्चियंस कहते थे नहीं भाई हमारा तो आपसे कोई लेना देना नहीं है।
तो उनके अंदर एक होड़ मची हुई थी कि खुद को उनसे अलग दिखाने की। तो उनके अंदर एक होड़ मची हुई थी खुद को ज्यूस से अलग दिखाने की। और जो ये मैक्स मूलर था, ये भी जर्मनी का क्रिश्चियंस था। अब सोचो, जो उसने थ्योरी बनाई, ये थ्योरी भी तो वही काम कर रही थी। ये खुद को क्या बता रहे थे कि क्रिश्चियन से भाई हम तो ज्यूस से मतलब ही नहीं रखते, हम तो आर्यन से मतलब रखते हैं। तो ये काफ़ी हद तक थोड़ा सा शक पैदा करता है कि मैक्स मूलर ने कहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए तो नहीं लिख लिया थ्योरी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब भाई ब्रिटिश क्यों झूठ बोलेंगे? तो देखो, ब्रिटिश के टाइम पे क्या था कि अब सोचो 11वीं सदी में करीब यहाँ पे अफ़गान, मुग़ल, कौन कौन से इन्वेडर आ गए थे। अब 11वीं सदी के बाद से जो हिंदुज़म था इंडिया में बचा ही कहाँ, धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा। अब करीब 1800 साल हो गए, 1800 साल, 1800 ईयर तक। तब तक जो फिर अफ़गान, मुग़ल, फिर ब्रिटिश, तो जो ये वाला जो पोर्शन था ना, काफ़ी कमज़ोर पड़ गया ये हिंदू वाला पोर्शन। मतलब कोई भी कुछ भी बोल दे, कोई काउंटर क्वेश्चन पूछने वाला नहीं बचा था यहाँ से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी थी, आपके पास जो मन में आए वो छाप दो, जो मन में आए वो थ्योरी डाल दो। अब इस थ्योरी डालने का उनको फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि भाई एक तो जो इंडिया लोग थे वो डिवाइड हो गया आधा आधा। नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडिया से कहने लगे भाई तुम तो दूसरे हो, साउथ इंडिया वाले कहते हैं नॉर्थ तुम दूसरे हो। फिर आपस में जो कास्ट पॉलिटिक्स था उसको भी हवा मिल गई, तो कमज़ोर हो गए इंडियंस, और वहाँ पे ब्रिटिश को राज करने का मौका मिला, जो कि उनका फॉर्मूला भी था डिवाइड एंड रूल। और जो बुक्स मैंने आपको ऊपर बताई थी, एक फ्रेंच हिस्टोरियन की, उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा भी है इस बात को कि बड़ा ही डर्टी पॉलिटिक्स खेला था उन लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंडियंस को डिवाइड करने के लिए। तो अच्छा, ये बात थी। अब थर्ड पे आता हो, तीसरा बेनिफिट किसको हुआ? पहला तो मैक्स मूलर को, दूसरा ब्रिटिश को, तीसरा भाई इंडिया में ऐसा था कि बहुत सारे जो नॉन हिंदू कम्युनिटी थी, जो दूसरे रिलीजन्स के लोग थे, कई बार उनको सुनना पड़ता था। लोग बोलते थे भाई आपका कल्चर तो बाहर से बिलोंग करता है, आपका रिलीजन बाहर से बिलोंग करता है। तो उनके पास एक नैरेटिव क्रिएट हो गया आप बोलने के लिए, भाई आप भी तो बाहर से हो। तो इसलिए उन्होंने इस थ्योरी को ज़्यादा हवा दिया और ज़्यादा सपोर्ट किया। तो जितने भी नॉन हिंदू थे, या फिर जो हिंदू में भी कई लो कास्ट, जो लो कास्ट बोलते हैं, तो उन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया अपने पॉलिटिकल एजेंडे को साधने के लिए, जैसे ज्योतिबा फुले। हालांकि भीमराव अंबेडकर, जो कि जो दलित समाज के बहुत बड़े नेता है, उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर हमारे वेदास वगैरह में आप जाओ तो उसमें आपको कास्ट वगैरह के बारे में मिलता है, बट जो वो कास्ट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, किसको कौन सा जॉब दिया जाना है। अब वो बाद में धीरे धीरे जब ये अफ़गान रूलर आए, मुग़ल आए, तो जो ये हिंदू रिलीजन है, कम्युनिटी काफ़ी कमज़ोर हो गई, और बाद में जाकर के वो कई सारे कास्ट वगैरह में डिवाइड हो गई। तो इसका आर्यन थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भीमराव अंबेडकर ने बोला। तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने भी ऋग्वेद पढ़ा हुआ था, पूरा फुल स्टडी किया था उन्होंने, तो मनुस्मृति वगैरह का भी स्टडी किया हुआ था। तो ये बात थी। अच्छा, एक बात और भी इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की है कि आप समझो जो हमारे वेदास वगैरह, कल्चर्स वगैरह की जो बुक्स थी, ऋग वेदा वगैरह, वो पूरा का पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया था। हो सकता है शायद अभी भी उनके पास में हो। और उसका उन्होंने एक्सेस किसको दिया? मैक्स मूलर को। और उन्होंने मैक्स मूलर को काफ़ी सारा पैसा भी दिया उसको स्टडी करने के लिए। तो आप समझो कितनी छेड़छाड़ हो गई हो, हम भी कह नहीं सकते, हमारे अंडर में कुछ था ही नहीं, कंट्रोल में कुछ था ही नहीं। तो अब आता हूँ फाइनल कंक्लूजन पे। भाई कंक्लूजन क्या निकलता है? तो कंक्लूजन देखो यही निकलता है कि जो इंडो आयरन थ्योरी है बिल्कुल भी भाई प्रूव्ड नहीं है, कोई सर्टिफाइड नहीं है। कुछ थ्योरी डाली गई है, समय समय पे वो गलत साबित होती रही, और समय समय पे कुछ फैक्ट उसके सही भी साबित होते रहे। अब लास्ट में आपको बताता हूँ मेरा ओपिनियन क्या है। भाई मैं भी थोड़ा वैदिक कल्चर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती और गंगाधर तिलक की बातों का समर्थन करता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि माइग्रेशन हुआ है, बट काफ़ी हद तक नॉर्थ पोल की तरफ से हुआ है। जो हमारे वैदिक कल्चर है वो कैलाश के बारे में बात भी करते हैं, और तो उधर हो सकता है कि ग्लेशियर मेल्ट हुआ हो, फिर लोग इधर आने के लिए फोर्स हुए हो, यहाँ पे आ गए हो। और यहाँ पे दूसरा फैक्ट और भी है मेरा कि देखो भाई, कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो जहाँ पे शुरुआत होती है वहाँ पे वो ज़्यादा होती है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ चीज़ निकल रहा है, तब यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा होगी, फिर जितना दूर दूर तक फैलेगा वहाँ पे कम होगा। अब पॉपुलेशन को अगर आप वर्ल्ड मैप को उठा करके देख लो, सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्थ इंडिया में मिलेगा और पाकिस्तान साइड में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि लोग उधर से फोर्स हुए थे यहाँ पे आने के लिए, और ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे था, बाद में यहाँ से कुछ कुछ दूर जा गए, इसलिए आपको यूरोप की पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। तो देखो भाई, अपना तो यही थॉट है, और यहीं से थोड़ा बहुत लैंग्वेज का रेफरेंस भी वहाँ चला गया हो, कुछ गॉड का रेफरेंस भी चला गया हो, अपना बस यही थॉट। मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ और आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप क्या कंक्लूजन लेते जा रहे हो। तो देखो, ये जो अनडिबेटेबल मतलब अनसर्टिफाइड, अनप्रूवेबल एक मैटर है, जो कि कभी भी प्रूव नहीं हो पाया अब तक, पता नहीं कब प्रूव होगा।
तो इसका कोई कंक्लूज़न नहीं है। अगर कोई आपको कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि इंडो आर्यन इन्वेजन हुआ था तो वो भी गलत है, कोई बोल रहा है कि नहीं हुआ वो भी गलत है। ओके दोस्तों, थैंक यू।